Principal Sir, Vice Principal Sir, HM Madam, and all my learned colleagues. I welcome you all on this platform of discussion about National Education Policy 2020. As it's already been more than 2 years, this policy has been introduced. So, what are the little details about this national education policy? I would like to throw some light upon that and to have this session very interactive. I want everyone to participate, and I want your views, your opinion about this. Before beginning, I want to give the disclaimer that I am the least knowledgeable person among you all, and if I'm wrong in any way, please correct me at that point of time only. And you can give your suggestions also. And let's have the very interactive session of this national education policy. First of all, I would like to ask you, what is this national education policy? ये है क्या national education policy? हमने 2020 से ही सुनते आए हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया है। अभी 2 साल से ज़्यादा हो गए इसको इम्प्लीमेंट हुए एंड पूरी तरह से अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। तो आप क्या जानते हैं कि है क्या ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इससे पहले क्या कोई एजुकेशन पॉलिसी इंडिया में आई थी? Yes, you can unmute yourself and tell me the answer and let's have the open interaction. इसमें मुझे ऐसा नहीं है कि सब मुझे ही पता है, आपको नहीं पता है, तो आपको ज़्यादा पता है, मुझे कम पता है. I have given you the disclaimer that you are the most knowledgeable person. Yes, sir. Okay, good morning to all. आई थिंक ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, उसमें जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसीज थी, उन सारी चीज़ों को जो जहाँ पर वो एड्रेस नहीं कर पाई थी, उन सारी चीज़ों को लेते हुए, खासकर 1986 की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी और 2009 का RTE जो है, उन सारी बातों को समअप करके एक नए ढंग से एजुकेशन को डिफाइन करने की कोशिश की गई है और कुछ ऐसे लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं कि जहां पर हालांकि कुछ ऐसी बातें हैं जो पिछली एजुकेशन पॉलिसीज में भी कही गई हैं और इस एजुकेशन पॉलिसी में भी कही गई हैं। जहां तक बात है, सबसे बड़ा फोकस जो इस बार की पॉलिसी में है, वो एलिमेंट्री एजुकेशन पे फोकस बहुत ज़्यादा दिया गया है, जो इसके पहले के शायद एजुकेशन पॉलिसीज में नहीं था। जैसे कि FLN की बात करते हैं, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात होती है, तो ये पहली बार इस पॉलिसी में ज़्यादा फोकस किया गया है। और थोड़ा सा जो सिस्टम है उसको भी बदला गया है, जैसा कि हम सब जानते हैं 5+3+3+4 वाले सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है, जिसमें जो फर्स्ट 5 इयर्स है जो बच्चों की एजुकेशन है, और उसके लिए जो उन्होंने FLN के लिए जो निपुण भारत लॉन्च किया है, और वो इसको टारगेट को पाने के लिए 2025 का जो टारगेट ईयर रखा गया है कि हमें निपुण भारत के अंतर्गत FLN को पूरी तरह से अचीव कर लेना है। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज के जो सारे लक्ष्य हैं बाई 2030 तक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सारे टारगेट्स अचीव कर लेने हैं। और यही है एजुकेशन पॉलिसीज में कुछ चीज़ें जो पिछली पॉलिसीज में फोकस नहीं हो पाई थी, जो छूट गई थी, और खासकर एंटरप्रेन्योरशिप को ज़्यादा जोड़ा गया, स्किल एजुकेशन को जोड़ा गया है। वैसे तो कई फीचर्स हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मुझे लगता है, ये प्राइमरी एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए भी किया गया है, और उसके बाद फिर स्किल एजुकेशन को भी एजुकेशन के साथ जोड़ा गया है। फोकस है कि हमारी जो इंडिजिनस लैंग्वेजेस हैं, 28 लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दी गई है, जिसमें कि कोई भी स्टेट को लिबर्टी दी गई है कि जो किसी भी लैंग्वेज को वो अपना सकते हैं। और मदर टंग में बच्चों को पढ़ाई करने के लिए, किसी एक भाषा में पढ़ाने के लिए उनको फोर्स ना किया जाए, इस बात पर जोर दिया गया है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं, मुझे लगता है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। Sir, you have concluded all my presentation in just 4 or 5 minutes. Thank you, sir.
मेरा क्वेश्चन ये था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती क्या है और ये इससे पहले कभी इंट्रोड्यूस की गई है? सुरुचि मैडम, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एक्चुअली नाम इस बार दिया गया है, और वो भी जब मोदी साहब ने इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहा। यस। अदरवाइज पहले भी पॉलिसीज आती रही हैं, उनको हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलते रहे हैं। जैसा अभी त्रिपाठी जी ने बताया कि 80s में राजीव गांधी साहब के टाइम में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, और ये भी शुरू में जब इसको डिजाइन करने की बात आई थी तो इट वाज आल्सो रेफर्ड एज न्यू एजुकेशन पॉलिसी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ के कस्तूरी रंगन, द फॉर्मर इसरो चीफ। लेकिन बाद में फिर इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से संबोधित किया गया। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल मींस इट विल हैव द इम्प्लीकेशंस ऑल ओवर द कंट्री। नीचे कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक और उधर अरुणाचल से लेकर के पूरे गुजरात तक, पूरे देश में इस एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का इरादा सरकार रखती है। और जो मेन एक्चुअली इसके 4 पिलर्स हैं ना, जो बेसिक पिलर्स हैं, वो सबसे पहले तो इसका एक पिलर है एक्सेस, यानी कि हम ये इंश्योर करें कि एटलीस्ट, जैसा कि अब आप जानते हैं कि भाई राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट हो गया है, तो सभी बच्चे जो है एजुकेशन प्राप्त कर पाए, उनका एक्सेस हो क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। दूसरा जो इसका मेन फीचर है वो है अफोर्डेबिलिटी। हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं और हम जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय और दिल्ली सरकार के कुछ स्कूलों को छोड़ दिया जाए तो आम आदमी के बस में अपने बच्चों को पढ़ा पाना बड़ा दूभर हो गया है। अफोर्डेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत कॉस्टली स्कूल्स हैं। भारत एक गरीब देश है और उसको ध्यान में रखते हुए जो पब्लिक स्कूल्स की मशरूमिंग हुई है, तो बहुत सारे लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो इसमें ये ध्यान दिया गया है कि कोई ऐसा एक चैनल बनाया जाए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए जिससे ये जो स्काई रॉकेटिंग फीस है पब्लिक स्कूल्स की, इनको काउंटर किया जाए, कैसे इनको काबू में रखा जाए। तो इसको बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी। और तीसरा एक इक्विटी है कि बिना किसी भेदभाव के, हालांकि पहले भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में कभी भेदभाव तो नहीं रहा किसी भी प्रकार से, लेकिन यदि कहीं कोई इस तरह के इंस्टेंसेस रिपोर्ट की गई हो पास्ट में, तो उनको भी इसमें एड्रेस किया गया है। और इक्विटी को भी 4 मेन पिलर्स में से एक रखा गया है। और जो चौथा पिलर है वो है क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, कि केवल स्कूल में एनरोलमेंट मात्र से जो टारगेट है, जो हमारे लक्ष्य हैं, वो हासिल नहीं हो जाएंगे। हम बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन भी प्रोवाइड करें और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स करें कि जिनके हाथों में पेरेंट्स अपने बच्चे को सौंपते हैं वो थोड़े अकाउंटेबल और बने, बच्चों को और ज़्यादा संवेदना से, रिस्पॉन्सिबिलिटी से टैकल किया जाए। केंद्रीय विद्यालय में तो ऑफकोर्स ये होता ही है, लेकिन केंद्रीय विद्यालय तो केवल 1250 है। हिंदुस्तान में लाखों विद्यालय हैं, तो सभी विद्यालयों के लिए तो हम ये बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ, केंद्रीय विद्यालय में इस बात पे जरूर गौर दिया जाता है कि भाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाए और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की जाए। तो ये इसके मेन पिलर्स हैं। और जैसा त्रिपाठी जी ने बताया, इसमें जो वर्नाकुलर लैंग्वेज है उस पर भी जोर दिया गया है कि बच्चा जिस भाषा को समझता है, पैदा होते ही तो बच्चा इंग्लिश नहीं सीखता है, या अगर कोई असम में पैदा हुआ है या तमिलनाडु में पैदा हुआ है तो वो अपनी मातृभाषा को पहले सीखता है अपने आस पड़ोस के लोगों से। और जब वो स्कूल में जाता है, मान लीजिए केंद्रीय विद्यालय में ही जाए, तो वो हिंदी या अंग्रेजी पढ़ता है, क्योंकि हमारा तो यहाँ बाइलिंगुअल ही है। तो इसमें इस बात पे जोर दिया गया है, हालांकि केंद्रीय विद्यालय में ये लागू नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ, बाकी चीजों में ये जोर दिया गया है, बाकी स्कूलों में, कि जिस भाषा को बच्चा समझता है उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा है वो उसी भाषा में की जाए, और बाद में वो धीरे धीरे जिस भी भाषा की तरफ उसके पेरेंट्स या टीचर्स चाहते हैं उसको मोड़ना, चाहे वो अंग्रेजी हो या हिंदी हो या कोई और क्षेत्रीय भाषा हो, उसकी तरफ अगर वो जाना चाहे तो जा सकता है।
तो ये कुछ मेन चीजें हैं, और आपने भी, मैं उम्मीद करता हूँ, स्लाइड में ये सारी चीजें इंक्लूड की होंगी। मैंने तो सिर्फ इसलिए बोला कि बाकी टीचर्स भी थोड़ा खुल के बोले, क्योंकि जैसा आपने डिस्क्लेमर दिया, मेरा भी वही डिस्क्लेमर है कि हमारे टीचर्स ने बहुत अच्छे से इसके बारे में पढ़ाई की है। मैंने तो शायद उतनी डिटेल में पढ़ी नहीं, वीपी साहब ने बहुत डिटेल में पढ़ी होगी। त्रिपाठी जी ने तो यूपीएससी क्वालिफाई किया था, तो जाहिर सी बात है उन्होंने तो विस्तृत रूप में इसको पढ़ाई है। लेकिन बाकी टीचर्स को भी ये पढ़ना चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूँ पढ़ा होगा सबने, और नहीं पढ़ा तो अभी भी 10-12 दिन है, उसमें एक बार देख लीजिए। और वैसे मुझे लगता नहीं कि मैडम के लेक्चर के बाद किसी को जरूरत पड़ेगी पढ़ने की। हाँ, ओवर टू यू सुरुचि मैम। ओके सर, थैंक यू सर। जैसे कि सर ने बताया, प्रिंसिपल सर ने, प्रेमेंद्र सर ने भी बताया कि हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इट सेट्स द रेगुलेशंस फॉर द एजुकेशन। क्या सिस्टमाइज होना चाहिए हमारी एजुकेशन का, that is the national education policy. And before this NEP 2020, we had two education policies earlier in 1986 and 1968. पहला आया था 68 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, and next one was in 1986 at the time of Rajiv Gandhi when he was the prime minister. तो इन दोनों में और अभी वाले में छोटा सा डिफरेंस, जैसे सर ने भी बताया कि नाम का भी है। पहले उसको बोला जाता था नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, एनपीई बोला जाता था। अब उसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बोल दिया गया। To exactly start with my slides, I want to explain what is the role of teacher and what is teacher, as we all are the teachers here. A teacher affects the eternity, and he can never tell where his influence stops. You already have listened about this. This was said by the Henry Adams. एक टीचर का जो महत्व है वो खुद भी नहीं जान सकता, वो कभी नहीं स्टॉप होता है। एंड एजुकेशन इज अ मीडियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग about social change and transformation. One important characteristic of democracy is that it proposes an educated and enlightened society, and school being the primary formal agency of education and the learning which helps in achieving the goal. The primary aim of school education is to develop the basic competencies in the individuals. Competencies, by competencies I mean the skills. और एनईपी भी ये कहता है कि स्कूल एजुकेशन के बाद एटलीस्ट द चाइल्ड शुड इक्विप्ड बाय द वन स्किल and to develop the basic competencies in an individual in order to enable him or her to lead the successful life. अब दोबारा से आते हैं इस पर एजुकेशन पॉलिसी पे। जैसा मैंने अभी बताया कि एक 68 में आई थी, 1968 में, और एक आई थी 1986 में। These two policies have already been introduced in our country. तो कैन आई हैव द आंसर्स कि इतने साल 34 इयर्स के बाद ये NEP 2020 क्यों इंट्रोड्यूस की गई, और क्या इसके बीच में, इसके दौरान कुछ पॉलिसीज एजुकेशन में लाई गई थी? Yes, ma'am. Anita, ma'am. Yes, there was a committee of Professor Yashpal Sharma, in which it was stated that the education must be child-centric and there should be, there should not be any burden of bags on the students. So they have laid down certain policies so that we can reduce the burden of the bag. That was also there. Okay. And in the this national education policy, one more thing is that they are laying stress more on vocational education. And even at the higher education, there are certain changes that the child can swap between his streams. Is it clear? Any child can take any stream, whether it is science or commerce or arts, and then they can change it. If they are not feeling comfortable, they can change it into it. So this is a new change that this national education policy has brought in. Besides this, there is a proposal of having cluster schools. Means the schools which are having certain resources, these resources can be used by the nearby or neighborhood schools as well. This is all from my side. Thank you, ma'am. Thank you so much.
आई एम आस्किंग दी, जो इतना समय रहा, 34 इयर्स रहे, हमारी एक पॉलिसी आई थी 1968 में, फिर आई थी 1986 में, तो ये 34 इयर्स का जो टाइम पीरियड था, क्या हम बिना किसी पॉलिसी के रहे थे? क्या एग्जैक्टली ये 2020 में ही आई थी? मतलब थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे जाना चाह रही हूँ मैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। ये साक्षी मैम। एक्चुअली पॉलिसी तो नहीं आई, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी और एनी एजुकेशनल पॉलिसी वाज नॉट देयर, बट देयर वर सम एजुकेशनल रिफॉर्म्स। सबसे पहले एनसीएफ 2005, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 जो आया था, इट वाज इट वाज वेरी नाइस, और उसमें मतलब बहुत सारी दैट चीजें वाज ऐसी द थी। यशपाल कमेटी, आई थिंक, जैसा मैम बोल रही थी, अनीता मैम बोल रही थी। यस मैम। मैम That's a different one. That is a different one. Yashpal, यशपाल कमेटी इज डिफरेंट, लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसका That is एक the पर्टिकुलर, NCF 2005, right? yes, NCF 2005 was there, and Right to Education 2009 was also there. These two things are like reforms in education. They brought many reforms in education. Yes ma'am, sure ma'am. That's all from my side. Yes, Beta, Right. yes. और कोई रिफॉर्म? अभी Uh, सर ने, प्रेमेंद्र सर ने भी बोला था। हाँ जी मैम, प्रियंका मैम। जी मैम, आई थिंक जो पहले हमारी 1986 पॉलिसी आई, तो उसमें जो भी चेंजेस लेकर के आए, तो बेसिकली वी वर फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू दैट। और एजुकेशन सिस्टम का को एक रिफॉर्म करना, पूरी तरीके से चेंज करना, इट्स नॉट जस्ट एवरी ईयर यू कैन डू। If you are following one particular policy, so it goes for a certain period of time so that we can actually see the changes that happened due to that policy. So when 1986 policy came, so we actually followed that system particularly. And over the period of time, we also brought some changes. They were the amendments, or they were the like NCF Yashpal committee report, then NCF. So these were the changes that we were incorporating along with 1986 policy. But later on, up now, we wanted a new system altogether. New system where we wanted more focus on the skill-based education. So we brought a new education policy, which is 2020. So over the period of time, we found that we need a new system altogether. Then only new education policy comes in. That's how I understand it. Yeah. Yes ma'am, you are very right. In continuation to this, I would like to add few more policies which were brought after 1986 and before 2020। जैसा किरण मैम ने भी लिखा है कि 1992 में उसको मॉडिफाई किया गया था 86 की पॉलिसी को। उसके बाद हमारी आई थी सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001 में, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA in 2009। we have introduced with midday meal scheme, and Premendra sir have already told us about the RTE, right to education, in 2009, and in 2015 there was the introduction of skill India mission। तो ये कुछ policies थी जो हमारी 86 के बाद और 2020 से पहले लाई गई थी। तो अभी प्रियंका मैम ने भी बोला था कि इट्स नॉट इजी टू प्रिपेयर द एजुकेशन पॉलिसी in 1 year or in 2 years, because as it is a comprehensive documents, it require lot of time, lot of years, lot of energy, lot of knowledge we have to acquire, lot of feedback we have to acquire from all the stakeholders, so it needs many years। तो इसे 34 years इसीलिए लग गए पूरा कंप्लीट होने में। तो अभी प्रिंसिपल सर ने बोला था कि देयर वाज द कमिटी ऑफ कस्तूरी रंगन एंड ही इज द इसरो चीफ। इससे पहले ही वाज द ओनली चेयरमैन ऑफ दिस एजुकेशन पॉलिसी, या उसका कुछ और भी कोई चेयरमैन था जिसने उसको इंट्रोड्यूस किया था? एंड अकॉर्डिंग टू मी दिस पर्सन कस्तूरी रंगन has introduced this draft of a new education policy in 2017, but this was already framed by someone before 2017। 2017 से पहले उसको पहले ही बनाना शुरू कर दिया था। I want to know the name of that person. If I'm not wrong, TSR Subramaniam? Yes, sir. He actually he has started preparing this document in 2015, but he's not more right now. So that draft was shifted to Kasturi Rangan, and he prepared the draft, and
In 2017 he started, and till 2019 the draft was prepared, and on 29th July 2020 this was introduced. Am I right? Yes, ma'am. ओके अच्छा, अब मेरा ये सवाल है कि जो भी इंडिया में इंट्रोड्यूस होता है, कोई लॉ बनता है, तो उसे हम पार्लियामेंट से अप्रूव करवाते हैं. तो हाउ दिस पॉलिसी हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया? I think this policy was approved by cabinet on 29th July, and then has it been approved in the parliament? क्या इसको भी by cabinet, yes. क्या इसको भी पास करवाया गया था लोकसभा राज्यसभा में? Approved by cabinet, it seems. Pass हुआ, I am not confirmed that. Yes ma'am. हाँ. Yes ma'am. इसको पास करवाया गया था 29 जुलाई को. कहाँ से मैम? लोकसभा से, राज्यसभा से, या दोनों से? सर, सूबे सिंह सर? I'm not sure ma'am. ओके मैम. सर, ये जो है पीएम नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट में 34 साल बाद हाँ जी. एनपी को 2020 में जो वित्तीय बजट पेश किया था केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमन ने, हाँ जी. उन्होंने ऐलान किया था. और पास वाला मुझे भी इतना वो ध्यान नहीं है. मैं बता देती हूँ सर. इसको ये इंट्रोड्यूस ही किया गया है, इसको कहीं से पास नहीं कराया गया. इट इज द डॉक्यूमेंट, इट इज द ड्राफ्ट ओनली that has been announced by the Ministry of Education, earlier known as the Human Resource Ministry, HRD Ministry, Human Resource Development Ministry. तो Ministry of Education में उस समय जो मिनिस्टर थे मिस्टर रमेश पोखरियाल, he has introduced this national education policy as a draft. It has not been sanctioned by or approved by any of the houses of the parliament. ठीक है मैम? ठीक है सर? जी जी. Okay मैम. अब फोकस पे बात करते हैं कि फोकस क्या है इसका. उससे पहले इसके कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं. इसको फटाफट से थोड़ा सा मैं पढ़ देती हूँ, उसको डिस्कस कर लेते हैं. क्या फंडामेंटल प्रिंसिपल्स के साथ ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है? टू रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई, फोस्टर द यूनिक कैपेबिलिटी ऑफ ईच स्टूडेंट. एज स्वामी विवेकानंद हैज ऑल्सो stated that the purpose of education is to come forward with the individual differences of the child. तो हमें एक और हर एक बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंसेस को नोटिफाई करना है और उस पे काम करना है, एंड टू कम अप विद द एटलीस्ट वन स्किल ऑफ द चाइल्ड. फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर इज नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन. नो हार्ड सेपरेशन, किसमें कोई सेपरेशन नहीं होगा? Stream of study. स्कीम ऑफ स्टडीज. अनीता मैम हैज ऑलरेडी सेड कि कोई स्ट्रीम्स में कोई डिफरेंस नहीं होगा. एंड व्हाट एल्स? एक और चीज उसमें एनईपी में लिखी है, देयर इज नो हार्ड सेपरेशन बिटवीन streams and subjects. स्ट्रीम स्पेसिफिक के अलावा एक और चीज लिखी है. मैम करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. यस मैम. करिकुलर एक्टिविटीज, को करिकुलर एक्टिविटीज एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा. देन इट इज मल्टीडिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक लर्निंग. व्हाट इज दिस मल्टीडिसिप्लिनरी? ये तो मल्टीडिसिप्लिनरी तो पहले भी हमने सुना है, ऐसा नहीं है, ये नया वर्ड नहीं है एनईपी में, पहले भी है. ये मल्टीडिसिप्लिनरी क्या होता है? They have flexibility of opting the subjects from different streams. Like they can have in higher education, it has already been implemented. They can have like science stream with some subject from the humanities. That is interdisciplinary.
we can integrate one subject into another subject. Yes. Yes, that's also there. But at the same time, I've seen that they have the flexibility in higher education. They are allowing the students of commerce, for example, to take some science subject, might be physics, and then they can have some other subject from the social studies also. Like so, it's like they have the flexibility of having selecting the subject from different streams as well. Yes, ma'am. And what is this holistic learning? ये सबने पढ़ा है. Please answer. Ma'am, डिस्कशन होना चाहिए ना. मुझे नहीं मालूम है, मैंने पहले ही बोला है. I don't know anything. What is this holistic learning? ma'am, it is all-round development. It is not related to only academics, but it is related to extra qualities of the children which needs to be honed up. Yes, Like ma'am. if a child, is it clear? Child might have other qualities besides academics. It doesn't mean that everybody is doing very good in academics. So that means that the child, the development of the child, all-round development of the child is called the holistic development. Yes, ma'am. There are three domains: cognitive, affective, and psychomotor. Holistic learning is, or holistic development is the development of all three domains. Cognitive is related to the brain, mind. Affective is related to the heart. Psychomotor is related to the movement of the body parts. तो तीनों की जो development होगा, that is the holistic learning. Principal sir, आपका hand raise है. Then is conceptual understanding and CCT.